हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, जो कि कहीं न कहीं परीक्षाओं में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना रहती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिनको हम लोग व्याख्यात्मक रूप से सभी विकल्पों को देखते हुए इनका अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आपको काफ़ी लाभ मिल रहा होगा इन वीडियोस से। उसी क्रम में आज हम लोग हिंदी का जो यह प्रैक्टिस सेट है, जो अभ्यास प्रश्न पत्र है, यह हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 3 है, जिसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। व्याख्यात्मक रूप से सभी विकल्पों का विस्तृत रूप से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बड़े ही धैर्यपूर्वक इसको देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और जो कुछ भी आपको नहीं आता है वो आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है तो परीक्षाओं में आने की संभावना रहेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, वो आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक वाइक करते रहिए, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फ्रेंड्स को शेयर वेयर करते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। प्रश्न नंबर 1, द्वंद्व समास में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या पूर्ण विराम, अल्प विराम, संयोजक चिन्ह या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? द्वंद्व समास में पूछा गया है किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि पूर्ण विराम का चिन्ह जो इस प्रकार से होता है, अल्प विराम इस प्रकार से होता है, संयोजक चिन्ह इस प्रकार से, और प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। तो यहां पर जो विकल्प होगा, विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या फिर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्या 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के? तो आप बताएंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। आप लोग आंसर देते रहिए और चेक करते रहिए कि आपके कितने सही हुए हैं। आप अंत में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा है। इससे आप लोग अपना स्वतः मूल्यांकन कर पाएंगे और यह परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अगर किन्हीं कारणों से प्रश्न कम रह जाते हैं तो आप अध्ययन तेज कर दीजिए। तो आप बताइए कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। कौन कौन से होते हैं? तो अब कहेंगे, एक को अग्र स्वर कहते हैं, दूसरे को मध्य स्वर कहते हैं, और एक को कहते हैं पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर कहते हैं। क्लियर? प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है? आपसे पूछा गया है अयोगवाह। क्या विकल्प ए अंग अहा होगा, विकल्प बी ए ऐ होगा, विकल्प सी उ ऊ होगा, या विकल्प डी इ ई होगा? कौन सा विकल्प सही होगा ए, बी, सी, डी में? अयोगवाह, तो आप जानते होंगे कि अयोगवाह जो होते हैं वो हमारे अंग और अहा को अयोगवाह कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अयोगवाह दोनों होते हैं जिसमें अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अहा को विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। ठीक है। ए और ऐ ये आप जानते हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। क्या है? ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इनमें से स्वर वर्ण की पहचान कीजिए। आपसे पूछा गया है कि स्वर कौन सा है। क्या खा होगा, मां होगा, ऊ होगा, या फिर हा होगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि स्वर वर्ण जो है वो ऊ है। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। हा जो है इसे क्या कहा जाता है? यह जो है ऊष्म व्यंजन है। क्या है? इसे ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन से? शा, श, श और हा। हा को ही और नाम से कहा जाता है काकल्य वर्ण कहा जाता है। काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5,
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। विकल्प बी, वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। विकल्प सी, किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक है। विकल्प डी, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो कौन सा इसमें विकल्प होगा जो वाक्य के संदर्भ में सही नहीं है? ए, बी, सी, डी में कौन सा विकल्प होगा जो वाक्य के लिए सही नहीं है? तो यहां पर जो विकल्प होगा विकल्प सी हो जाएगा। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। यह गलत है कि कोई जरूरी नहीं है कि कर्ता और कर्म दोनों उपस्थित हों। ठीक है, यह कोई जरूरी नहीं होता है। तो इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। यहां आपसे वर्तनी पूछा गया है कि किस वाले विकल्प में वर्तनी सही लिखी है। क्या अनिर्वचनीय है, अर्नियवचनीय है, अनिर्वचनीय है या फिर अनिर्वचनीय है? कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी, डी। तो विकल्प डी और ए एक जैसे हैं, तो इनमें से आप डी को आप हटा दीजिए। ए, बी, सी में कौन सा सही होगा? तो यहां जो विकल्प सही होगा विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिर्वचनीय जो है ये आपकी वर्तनी शुद्ध लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग बहुत धैर्य से इनको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लाइक वाइक करते रहिए भाई लोग और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी वीडियो मिले। नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य हैं। विकल्प ए, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। विकल्प बी, यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है। विकल्प सी, ताजा गन्ने का रस यहां बिकता है। या फिर विकल्प डी, ताजी गन्ने की रस यहां बिकती है। कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी, डी में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य लिखा है? तो यहां पर जो है विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अन्य सभी गलत दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 8, बारहसिंगा शब्द में समास है। क्या बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या अव्ययी भाव समास है? बारहसिंगा में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययी भाव समास? विकल्प कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, डी। तो यहां पर जो विकल्प सही होगा वो आपका बारहसिंगा में बहुब्रीहि समास होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान हो। ठीक है, प्रधान। तो बारहसिंगा मतलब होता है एक प्रकार का हिरण, यानी कि हिरण की ही प्रजाति होती है। ठीक है, हिरण की प्रजाति होती है और इसे बारहसिंगा ये हिरण ही होता है, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह होने चाहिए। ठीक है, योजक चिन्ह होने चाहिए। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होना चाहिए, है ना, विशेषण विशेष की बात करेगा। और अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि अव्ययी भाव में समास किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जिसमें पहला पद अव्यय हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। चक्रपाणि, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। क्या कर्मधारय द्वंद्व तत्पुरुष होगा? विकल्प बी, क्या सभी संप्रदान तत्पुरुष हैं? विकल्प सी, क्या सभी बहुब्रीहि समास हैं? या विकल्प डी, तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व समास हैं? तो आप लोग बताएंगे कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। तो यहां पर जो विकल्प हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा, सभी बहुब्रीहि समास हैं। ठीक है, सभी बहुब्रीहि समास हैं। बहुब्रीहि समास आपको अभी पीछे बता चुका हूं कि जिसमें तीसरा पद प्रधान हो। चक्रपाणि, चक्रपाणि मतलब जिसके हाथों में है चक्र, अर्थात विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिनके पर्यायवाची वाले शब्द आपके बहुब्रीहि समास होते हैं। चंद्रभाल अर्थात शंकर, और सुलोचना अर्थात ये कहा जाता है सुंदरी को। किसको? तो ये आप सुंदरी कह सकते हैं, सुलोचना। ठीक है, मृगनयनी जैसे। ठीक है, मीनाक्षी, ये आपके सुलोचना के पर्यायवाची, इसलिए तीसरा पद प्रधान और सभी बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 10, नरेश का सही संधि विच्छेद है।
यहां आपको संधि विच्छेद बताना है कि नरे धन शाह होगा, नर धन ईस होगा, नर धन ऐश होगा या फिर ना धन रेस होगा। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? ए बी सी डी में। तो जब आप नरेश का संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर पाएंगे कि नर धन ईस होगा। क्या होगा? ईश होगा। तो विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नरेश में संधि कौन सी है तो आप बताएंगे गुण स्वर संधि बताएंगे। ठीक है, गुण स्वर संधि बताएंगे। ठीक है, इसका गुण यह है कि यहां से ना धन रा अलग करेंगे और यहां आ बचेगा, यहां ई बचेगा और धन शा। आ धन ई से बनेगा ए बनेगा, इसलिए इसका यह गुण है। ठीक है, ए बन गया है। क्लियर। प्रश्न नंबर 11, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? यहां शब्द दिया है मनोयोग और आपको बताना है कि कौन सी संधि है। क्या स्वर संधि है, क्या विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी डी में? तो जब हम लोग मनोयोग का विच्छेद करेंगे तो ये इस प्रकार से टूटेगा, मनः धन योग, मनः धन योग। ठीक है, तो जब भी विसर्ग के बाद कोई स्वर अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। इस प्रकार से ये मनोयोग हो जाएगा, यानी कि यहां पर विसर्ग संधि होगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? आपसे पूछा गया है कि तद्धित प्रत्यय किसमें लगा है। अब प्रत्यय आप जानते हैं क्या? प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद लगाए जाते हैं। जैसे यहां पर देखें, बाद वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। आपसे पूछा है तद्धित प्रत्यय, तो हम आपको बता दें कि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय वो किसमें लगते हैं? संज्ञा शब्दों के बाद में, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के बाद में लगते हैं, तथा विशेषण शब्दों के बाद में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहां देखो, अगर हम इसमें तोड़े, पठ धन अनीय। ठीक है, अनीय प्रत्यय है, पठ धातु है, यानी कि ये क्रिया हो गई। कृपालु, कृपा धन आलू। ठीक है, तो यहां कृपा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, कृपा संज्ञा है, यानी कि संज्ञा के पीछे, और ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के बाद में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पर जो है कृपाल जो है हमारा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। गंतव्य, यहां गंतव्य मतलब जाना, हंसना ये भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है, तो यहां पर इसलिए तद्धित प्रत्यय नहीं होगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 13, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। उपसर्ग आपसे पूछा गया, और उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश होते हैं। शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश। ठीक है, ये उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, कुल के पहले बिल लगा है, हाजिर के पहले गैर लगा है, चेतन के पहले आ लगा है, तो ये आपके उपसर्ग लगे हैं। अब किसमें नहीं लगा है? तो यहां पृष्ठांकित में नहीं लगा। यहां मूल शब्द क्या है? पृष्ठ है, धन अंकित लगा है बाद में। ठीक है, धन अंकित लगा है, इसलिए इसमें जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ, और विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तत्सम यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्द। ठीक है, जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। क्या काटना का तत्सम क्या होगा? क्या कटन होगा, कर्तन होगा, कटित होगा या फिर कट्टित होगा? कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा ए बी सी डी में? तो यहां आप जानेंगे कि विकल्प इसका बी बिल्कुल सही होगा, काटना का तत्सम कर्तन होता है। क्लियर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्दों का विकृत रूप होगा। कौन सा होगा?
आशीष, केस, ताप या फिर कार्य। तो कौन सा हो जाएगा तद्भव शब्द? क्या आशीष होगा, क्या केस होगा, ताप होगा या फिर कार्य होगा? तो यहां पर जो आंसर होगा विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केस। ये तद्भव, इसका तत्सम जो होगा वो आपका केश इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम शब्द है। क्लियर है? अगर हम यहां विकल्प ए देखें तो ये आशीष भी जो है तद्भव ही दिया। आशीष ये तद्भव है और आशीष का तत्सम जो होगा वो होगा आशीष। आशीष ये तत्सम दिया है। ठीक है, ये आपका तत्सम होगा। विकल्प यहां पर दो हो गए। ताप ये तत्सम है, इसका तद्भव जो होगा वो तद्भव अगर हम लिखें ताप का तो ये हो जाएगा ताव। ठीक इसी प्रकार से कार्य का तद्भव क्या होगा? तो कार्य का तद्भव अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे काज हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। हमसे पूछा गया है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? क्या राष्ट्रीय होगी, राष्ट्रीय होगी, सौराष्ट्र होगी या फिर राष्ट्रीयता होगी? कौन सा विकल्प सही होगा ए, बी, सी, डी में? तो यहां पर जो विकल्प होगा विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगा। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित कर लेंगे, जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी। यहां पर रेखांकित शब्द जो है वह है, तो हमें यही बताना है कि वह का कौन सा हमारा सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है कौन सा होगा। क्या संबंधवाचक सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा? तो कौन सा इसमें विकल्प हो जाएगा ए, बी, सी, डी में? तो यहां पर जो विकल्प होगा वो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? क्या प्रेरणार्थक क्रिया है, क्या संयुक्त क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है या फिर नामधातु क्रिया है? कौन सा विकल्प सही होगा ए, बी, सी, डी में? तो यहां पर आप समझेंगे जिसके पीछे आना शब्द आएगा, ठीक है, ना शब्द आएगा, वो आपका जाएगा नामधातु। नाम मतलब नामधातु में। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नामधातु क्रिया है। ठीक है, संयुक्त क्रिया जब दो क्रियाएं एक साथ होती हैं वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया जब किसी के कहने पर कार्य किया जाए प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, और अनुकरणक मतलब किसी को देखकर किया गया कार्य अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 19, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? यहां जो वाक्य दिया है मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन बनाना है। कौन सा विकल्प होगा? किस विकल्प में सही बहुवचन दिया है? विकल्प ए देखेंगे हम लोग, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिया है या हमने आम ले लिए हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखेंगे हम लोग, देखो यहां मैंने दिया है इसलिए ये हमने वाला हट जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आम लिए हैं, ठीक है, और यहां ले लिए हैं, तो इनको भी पूरा का पूरा सेंटेंस रखना है। अब यहां एक वचन है लिया और इसी का बहुवचन होता है लिए, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। मैंने आम ले लिए हैं। क्लियर है? बेहतर आप समझ गए होंगे। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 और यह आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। यहां पर हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। क्या सरसों होगा, मकई होगा, सारस होगा या फिर मूंग हो जाएगा? कौन सा विकल्प में पुल्लिंग दिया हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि जैसे सारस है, सरसों है, और कहा जाता है कि सरसों खेत में खड़ी हुई है, मकाई खेत में लगी हुई है, मूंग खेत में बोई गई है। तो ये सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो विकल्प क्या होगा कि सारस। ठीक है, सारस जा रहा है, सारस खड़ा है। ठीक है, तो इसका विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। सारस पुल्लिंग शब्द है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 20 में कितने आंसर सही प्रश्न किए हैं। अगर आप लोग 15+ जा रहे हैं तो बेहतर है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लग रहा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए।
और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। भाई सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए आप लोग, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली हर एक वीडियो मिलती रहे और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट रेगुलर वे में लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग बेहतर तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्द अपनी सफलता प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।